हेलो माय डियर लवली फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम को सीधा टारगेट करेगा। चाहे आप बीसीईसी का एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे आप डीसीईसी का एग्ज़ाम दीजिएगा, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो जो है क्लासेस जो है सेशन जो है देख सकते हैं और खास फुल होने वाला है। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और जीरो से हम बायोलॉजी का आज शुरुआत कर रहे हैं। बायोलॉजी का आपको जीरो से क्वेश्चंस देंगे, एकदम जीरो से बउआ वाला क्वेश्चन देंगे और एकदम हाई लेवल तक ले करके जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, क्लासेस को शुरू करते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप सभी को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे यही नाम से फॉलो कर सकते हैं आप लोग, रिप्लिकेशन ऑफ मनु नाम से। बाकी आपको अगर क्लासेस का नोट्स चाहिए तो उसके लिए जो है आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा जिसका नाम है रिप्लिकेशन ऑफ मनु। आप या तो सर्च मार के ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। बाकी आपको यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को करेंगे। एकदम जीरो वाला क्वेश्चन है, बताइएगा जीव विज्ञान का पिता, यानी कि लैंग्वेज को लेकर के ज़्यादा प्रॉब्लम मत लीजिएगा आप लोग। लैंग्वेज जो है मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, ठीक है। इंग्लिश में टाइप नहीं करवाया हूं तो इंग्लिश में आपको बोल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, बताइए। ए में कह रहा है चार्ल्स डार्विन को, ए में यहाँ पे कह रहा है चार्ल्स डार्विन को, क्या कह रहा है, ए में कह रहा है चार्ल्स डार्विन को, बी में कह रहा है लिनियस को, और सी कह रहा है अरस्तु को, और डी कह रहा है मेंडल को, सॉरी मेंडल होगा, मेंडल को। तो यहाँ पे बताइएगा जीव विज्ञान का फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। व्हाट इज फादर ऑफ बायोलॉजी? तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है दोस्तों कौन है, तो आपको पता ही है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जी हाँ बिल्कुल सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा दोस्तों, बायोलॉजी के जो फादर हैं, बायोलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, क्या फादर ऑफ बायोलॉजी जो है ये आपको अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जीव विज्ञान का भौतिक आधार, यानी कि बायोलॉजी का जो है जीवन का, सॉरी लाइफ का जो फिजिकल बेस है वो कौन सा है। जीन है, कोशिका सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जीव द्रव्य है। बताइए तो लाइफ का जो भौतिक यानी कि फिजिकल बेस जो है वो कौन है, जीवन का भौतिक बेस कौन है, जीवन का भौतिक आधार कौन है, बताइएगा। तो जीवन का जो भौतिक आधार है ना, जीव द्रव्य है। क्या है? जीवन का भौतिक आधार जो है जीव द्रव्य, जिसका इंग्लिश होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है इसका इंग्लिश? प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म होता है इसका इंग्लिश, प्लाज्म, यहाँ पे लिखता हूँ प्लाज्म होता है इसका इंग्लिश, प्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म हो जाता है इसका इंग्लिश दोस्तों। तो यहाँ पे जो है जीवन का भौतिक आधार जो है प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया। सबसे पहले कोशिका की खोज जो है किसने किया, यानी कि सबसे पहले जो है सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, बताइएगा। स्लाइडेन ने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, स्वान ने किया, डार्विन ने किया। बताइए तो कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया। तो सबसे पहले कोशिका का जो पता लगाया था ना रॉबर्ट हुक। ये तो आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका का खोज का श्रेय जो दिया जाता है ये रॉबर्ट हुक को दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, केंद्रक को, कोशिका द्रव्य को। तो देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं किसको, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसको कहते हैं बताओ, एक बार बता दो। चलो तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें जो है एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक थैली पाई जाती है, जो थैली फट जाती है और जिसके कारण कोशिका मर जाती है, जिसके कारण जो है माइटोकॉन्ड्रिया की सेल का जो है पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि सेल ऑफ द पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है। कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल और उपरोक्त में से सभी। बताइए तो निम्न में से कौन सी ऐसी रचना है जो कि प्लांट सेल को एनिमल सेल से विभेदित यानी कि क्या अंतर स्थापित करती है। बताइए तो निम्न में से कौन सी ऐसी रचना है जो कि प्लांट सेल को जो है एनिमल सेल से विभेदित करता है। तो बताइएगा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है ये विभेदित करता है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि सेंट्री यहाँ पे पर्ण कोशिका भित्ति भी हो जाएगा, सेल वाल हो जाएगा, पर्णहरित हो जाएगा,
पर्णहरित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रियोल भी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या पाया जाता है, और इसको जो है आत्महत्या की थैली, वहां पे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और यहाँ पे आत्महत्या की थैली आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सुसाइड बैग के नाम से किसको जाना जाता है, कौन से सेल ऑर्गन को जाना जाता है, कौन से सेल ऑर्गन को जो है यहाँ पे सोसाइडल बैग कहा जाता है, बताइए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, ए में कह रहा है राइबोसोम, बी में कह रहा है लाइसोसोम, डी कह रहा है रिक्तिका, और डी कह रहा है आपको सेंट्रियोल। तो देखिए यहाँ पे जो होता है ना, ये मतलब कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गन है जो कि जिसको आत्महत्या की थैली यानी कि सोसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। तो सुसाइड बैग के नाम से जो जाना जाता है ना, यह जाना जाता है लाइसोसोम को। किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को। ये चीज भी आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ते आए हैं, 9th क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है डीएनए की द्विगुणित कुंडली यानी डबल हेलिकल छूटा हुआ है, एल छूटा हुआ है, हेलिकल मॉडल का पता किसने लगाया, बताइए। तो डीएनए के द्विगुणित कुंडली यानी कि डबल हेलिकल का संरचना का पता किसने लगाया था? दो वैज्ञानिक का नाम था, बताइएगा। ए में कह रहा है वाटसन और क्रिक, बी कह रहा है स्लाइडेन एवं स्वान, और सी कह रहा है रॉबर्ट हुक, और डी कह रहा है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो बताइए डीएनए की द्विगुणित कुंडली संरचना का पता जो है किसने लगाया था, यानी कि डीएनए के जो डबल हेलिकल का संरचना होता है उसके बारे में सबसे पहले पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो ये वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों? वाटसन और क्रिक। इसको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक को डीएनए के द्विगुणित संरचना के लिए जो है इसको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, बताइए। तो डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का सबसे मेन वर्क क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। प्रोटीन संश्लेषण, उसके बाद कोशिकीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, कोशिकीय परिवहन यानी कि परिवहन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन, बताइए। तो डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो डीएनए का जो प्रमुख कार्य होता है ना, ये होता है, आपको क्या होता है पता है? आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण या लक्षणों को पहुंचाना ही डीएनए का काम होता है। ये चीज तो आप लोग बचपन से जान रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड का पता पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? कोशिका भित्ति में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, राइबोसोम में पाई जाती है। आरएनए पाया जाता है कहां पे पाया जाता है आरएनए? तो आरएनए जो पाया जाता है ना, ये आपको पाया जाता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। कहां पे? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। किसमें? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कौन चीज पाया जाता है? तो आरएनए पाया जाता है। क्या? आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है? लेमार्क को कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है, डार्विन को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। तो देखिए ये सब में तो आप लोग एकदम से एक्सपर्ट हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेंडल हो जाएगा। क्या? मेंडल हो जाएगा। इसका राइट आंसर मेंडल हो जाएगा। सभी लोग को पता भी है कि मेंडल, और सभी लोग टिक भी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ह्यूमन में जो है क्रोमोजोम की टोटल संख्या कितनी होती है? तो आपको पता ही है कि मनुष्य में टोटल क्रोमोजोम की संख्या जो है कितनी होती है। तो यहाँ पे ए में कह रहा है 46 गो होता है, 46 गो कुल संख्या आपसे पूछ रहा है, जोड़ा नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे आपको बी कह रहा है 47 गो, और सी कह रहा है 56 गो, और डी कह रहा है 47 गो। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, बताइएगा आप लोग। मनुष्य में गुणसूत्रों की टोटल संख्या यानी मनुष्य में जो है क्रोमोजोम की टोटल संख्या कितनी होती है? सब बच्चा लोग कह रहा है 46 होता है, ठीक है, बिल्कुल राइट है। और कैसे कैसे होता है ये भी आप लोग जान लीजिएगा कि 44 गो जो है, 44 गो यहाँ पे 44 गो ये होता है, 44 गो यहाँ पे ऑटोसोम होता है, और सेक्स क्रोमोजोम जो होता है जिसको मेल में जो है मेल में एक्स और वाई हो जाएगा, और फीमेल में एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 44 गो जो है यहाँ पे
ऑटोसोम होगा और दोगो जो है सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा है, निम्न में से मनुष्य में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं बताइए। तो जेनेटिक डिजीज कौन कौन से हैं? वर्धनता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, उसके बाद उपरोक्त में से सभी। तो देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है, जेनेटिक रोग जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 11 नंबर हो गया ना, तो 11 भी हो गया। चलिए यहाँ पे आपको से पूछ रहा है मनुष्य में जो होने वाला जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको वर्धनता भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, बाप से बेटा में जाएगा। हीमोफीलिया भी बाप से बेटा में जाता है। टर्नर सिंड्रोम भी बाप से बेटा में जाता है, यानी कि यहाँ पे उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन कर रहा है लड़का पैदा होगा जब क्या होगा? जब यहाँ पे जो है जब क्या होगा? जब एक्स एक्स गुणसूत्र होगा, ट्रिपल एक्स एक्स गुणसूत्र होगा, एक्स और वाई गुणसूत्र होगा और वाई वाई गुणसूत्र होगा। तो देखिए लड़का के लिए जो पक्ष लेता है वो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगर देखिए मान के चलते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, एक्स और वाई मेल का गुणसूत्र है, एक्स एक्स यहाँ पे फीमेल का गुणसूत्र है। मान के एक्स जो है फीमेल का पक्ष लेता है और वाई जो है वाई लड़का का पक्ष लेता है। अगर मेल और फीमेल में से देखिए मेल और फीमेल में से जब मेल में से एम, इधर एम लिख दीजिए और इधर एफ लिख दीजिए फीमेल। तो यहाँ पे अगर मेल की तरफ से एक्स गुणसूत्र लेकर के जाता है तो यहाँ पे अगर फीमेल तो एक्स से ही देगी, तो लड़की संतान का जन्म होगा। ये क्या होगा? लड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़की संतान हो जाएगा, ठीक है। अगर मेल के तरफ से वाई लेकर के आ गया और लड़की के तरफ से तो एक्स से जाएगा, तो संतान क्या होगा? लड़का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया हूं मैं, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे वाई एक्स या फिर एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई गुणसूत्र होगा तभी लड़का पैदा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा। एक्स वाई गुणसूत्र जो है लड़का पैदा कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को रहा है हीमोफीलिया। क्या कर रहा है यहाँ पे? हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है बताइए। तो आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं है। उसके बाद डी कह रहा है रक्त में श्वेत कण मृत्यु यानी मर जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं यानी मर जाते हैं। बताइए तो हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? तो यहाँ पे जो होता है ना, हीमोफीलिया रोग में जो होता है ना, ये क्या होता है कि ब्लड, अगर वो व्यक्ति हीमोफीलिया रोग के व्यक्ति का होल है, अगर वो व्यक्ति को यहाँ पे मान के चलिए कि हाथ कट जाता है, क्या ये वाला हाथ कट जाता है, तो हाथ जब कट जाएगा ना, हाथ कट जाएगा या फिर फूट जाएगा, तो उसका खून जो है बहना बंद ही नहीं होता है और ऐसे करते करते बॉडी का सारा ब्लड गिर जाता है और अंतिम में जो है लास्ट में जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई होती है, जीन होता है। उसके बाद यह आनुवंशिकी इकाई होता है, यह गुणसूत्र पर अवस्थित रहता है। उपरोक्त में से सभी। तो बताइए तो जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जीन जो है ना, डीएनए का एक क्रियात्मक यूनिट होता है, ठीक है। ये चीज भी सत्य है। उसके बाद आपको जीन के बारे में अगला जो पॉइंट कर रहा है, यह आनुवंशिकी की इकाई है, यह जेनेटिक की भी यूनिट है, ठीक है, सही बात है। और उसके बाद यहाँ पे सी कर रहा है यह गुणसूत्र पर भी यह जो है जीन जो है कहाँ पे अवस्थित रहता है? तो ये जीन जो है ना गुणसूत्र के ऊपर सजा हुआ रहता है, ये चीज यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया बताइए। तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? आर्टिफिशियल संश्लेषण जो है किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने किया था, वाटसन ने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। बताइए तो जीन का सबसे पहले जो है कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो कृत्रिम संश्लेषण जो किया था हरविंद खुराना किए थे। कौन? हरगोविंद खुराना साहब किए थे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल मेथड के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था बताइएगा। चार्ल्स डार्विन था, लेमार्क था, अरस्तु था, हरगोविंद खुराना था। नेचुरल मेथड के थ्योरी को किसने दिया था बताइएगा यहाँ पे। तो थ्योरी को जो दिया था, नेचुरल मेथड के थ्योरी को जो दिया था, वो वैज्ञानिक का नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन नाम था। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? चार्ल्स डार्विन नाम था। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन, ठीक है, याद रखना।
रखना तुम लोग, चार्ल्स डार्विन नाम था उस वैज्ञानिक का, जिस वैज्ञानिक ने नेचुरल मेथड, क्या नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड क्या हुआ, नेचुरल मेथड थ्योरी को प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखना तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया। ये तो आपको पता ही है कि मटर का चुनाव किया। ठीक है, चलो एक ही लाइन में तुम लोग आंसर दे रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक वर्णार्ध व्यक्ति में किस रंग की पहचान हो जाती है। क्लड ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति में जो है किस रंग की पहचान मतलब नहीं हो पाती है। लाल और पीला का पहचान नहीं हो पाता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में वर्णार्ध कहते हैं। ठीक है, हरा और पीला हो जाएगा, लाल और नीला हो जाएगा, और लाल और हरा कौड़ा है। एक वर्णार्ध यानी कि एक कोई व्यक्ति है जिसमें जो है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस हुआ है और उस व्यक्ति में जो है किस रंग की पहचान वो व्यक्ति नहीं कर पाती है। तो व्यक्ति जो है किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति जो है क्या नहीं कर पाता है, लाल रंग। क्या, देखिए मैं लिख के ही बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा, लाल रंग और क्या हो जाएगा, हरा रंग। चलिए हरा रंग तो यहाँ पे है ही, हरा रंग, क्या लाल और हरा रंग, क्या लाल और हरा रंग, ये दोनों रंगों को जो है ये कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति जो है पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, याद रखना तुम लोग। चलो सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का ये क्लास का कह रहा है, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। बताइएगा, प्रोटोजुआ का, पोरीफेरा का, सिलेंट्रेटा को, ऑर्थोपोडा को। बताइएगा, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। बताइएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजुआ को। किसको, प्रोटोजुआ को। प्रोटोजुआ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है माय डियर लवली फ्रेंड, प्रोटोजुआ को। किसको कहा जाता है, ध्यान रखना, किसको, प्रोटोजुआ, क्या प्रोटोजुआ को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन और आज का ये क्लास का, आज का ये वीडियो का सेशन का यहीं पे एंड होता है। आज का ये क्लास का, सेशन का, वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि आज का ये क्लास, वीडियो, सेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास, सेशन, वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को, क्लास को, सेशन को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और इस क्लास को, वीडियो को, सेशन को अपने फ्रेंड्स लोग के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से रिलेटेड क्लासेस और वीडियोज का नोटिफिकेशन और क्लासेस जो है आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।